हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक और कंप्लीट सेशन लेकर के आ गए हैं, तो फटाक से आप जुड़ जाइए। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक पूरा कंप्लीट पैटर्न कवर करने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है बिना वजह के कि भाई हाँ पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत ये होगा वो होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा भाई, आपकी तैयारी अगर थोड़ी थाड़ी भी है, मतलब काम चलाऊ भी है ना, तब भी आप फेल नहीं होगे। इतना तो टेंशन पालना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बच्चों जो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जिनका टेंशन है केवल कि सर हम पास हो जाए, तो ये तो भाई पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हर कोई स्टूडेंट हो जाता है। बट आपको अच्छे नंबरों से पास होना, अच्छे नंबर लाना, ये हमारा भाई ध्येय है और यही हमारा टारगेट है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। देखिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है भाई, खंड आ बा सा दा और या करके डिवाइड होगा। और सबसे ज्यादा बच्चों खंड आ और बा की बात करें तो 6 6 12 यानी 12 ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर वाले होते हैं, लेकिन ये ठोस होते हैं, ये सबको मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं कि भाई आपको अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप फोड़ दोगे, नहीं तो भाई क्या है, वही कंफ्यूजन होगा कि कैसे करें क्या करें। देखिए खंड आ में बच्चों आपका जो सारा का सारा क्वेश्चन होगा, खंड आ के अंतर्गत वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बोले तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहला है, कह रहा है कि पहले का ये फर्स्ट कि दो बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर बल मतलब वैद्युत बल क्या है, F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर F2 कर दिया जाए, सॉरी K2 होगा बच्चों, K2 कर दिया जाए, यहां पर परावैद्युतांक जब बोला है K2 कर दिया जाए, तो उनके बीच वैद्युत बल क्या होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक, बहुत ही प्यारा सा है। ऑप्शन है K2 अपान K1 बराबर इंटू F है, या फिर 2K1 अपान K2 इंटू F है, या फिर K1 अपान K2 इंटू F है, या फिर 2F है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको परेशान करने वाले लग सकते हैं, बट देखिए बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं। क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, तो भाई सबसे पहले अगर K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो और कह रहा है कि बल F लग रहा हो, तो बच्चों फार्मूला होता क्या है, F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, क्योंकि बोल रहा है कि K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो यहां पर क्या हो जाता है इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यही तो कहता बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन इसको दे देते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या बोला है कि उनके बीच ये तो बल F लग रहा है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए। अब अगर माध्यम का परावैद्युतांक K2 कर देंगे तो F बराबर, अब की बार इसको F डैश ले लेते हैं, तो ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब की बार K2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर हुआ ना बच्चों। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये K1 K2 अपान ये तो R स्क्वायर ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 आ गया। अब करना क्या है, समीकरण और 1 व 2 को हम भाग लगा देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 को 2 में अगर हम भाग लगाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा भाई, तो इधर तो F अपान F डैश बराबर ये पूरा वाला पार्ट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 है, और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 है। अब उसके बाद यहां पर क्या है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। क्लियर हो गया, इतना हुआ बच्चों। अब देखिएगा यहां से ध्यान से देखिए, अब इसमें कटने वाली जो चीजें हैं, ये पूरा का पूरा ये इससे कट गया, ये पूरा का पूरा ये इससे कट गया, ठीक है ना, मतलब ये वाला पूरा इससे कट गया, तो बचा क्या है, तो बचा है इधर देखिएगा, ये बच गया है F अपान F डैश बराबर भाई बटे का बटे है 1 बटे K1 बटे 1 बटे K2 है, तो भाई K2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, K2 अपान K1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस वाले बल का मान पूछ रहा है F डैश बराबर, जब F डैश बराबर करेंगे बच्चों तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा K1 अपान K2 इंटू F। ठीक, ये क्या हो जाएगा, K1 अपान K2 इंटू F, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यही देखिए हमको निकालना था भाई, बल ही तो निकालना था,
कि जब परावैद्युतांक K2 था तब उनके बीच स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, तो K1 अपान K2 इंटू एफ। कोई भाई विकल्प दिख रहा है, K1 अपान K2 इंटू एफ, K1 अपान K2 इंटू एफ, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए है ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन होता है बच्चों, देखिए आप भली भांति इस चीज से परिचित रहें कि अगर इस टाइप का आ जाता है तो हमको ऐसे हल करना है। ये ना हो कि भाई ये कैसे दे दिया, क्या करना होता है। देखिए कुछ भी दे बच्चों, बस अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है कि जहां पर जो चीज बोला है वो चीज आप करिए, बस अपने आप हल हो जाएगा। फिजिक्स में इसीलिए तो कहते हैं बच्चों रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स भाई रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी ना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें है, अगला क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, और दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा है साइक्लोट्रॉन, या फिर चौथा है नाभिकीय संलयन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सूर्य की विकिरण ऊर्जा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगर यहां पर परमाणु बम दिया होता तब क्या हो जाता? नाभिकीय विखंडन होता। न्यूक्लियर रिएक्टर दिया होता यानी नाभिकीय रिएक्टर दिया होता तब भी नाभिकीय विखंडन हो जाता। लेकिन अगर हाइड्रोजन बम दिया होता तो वो नाभिकीय संलयन। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि m द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश मतलब क्यों आवेश है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से गति करता है, तो इसके पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन है m अपान क्यू बी, mv अपान क्यू बी, 2m अपान वीबी, या फिर कह रहा है कि m अपान क्यू वीबी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए जब भी कोई कण, जैसे कोई कण एक वृत्तीय मतलब पथ पर घूमता है, ठीक, जैसे कोई कण बच्चों या फिर कोई इंसेक्ट जैसे कोई कीड़ा है, अगर कोई वृत्ताकार पथ पर ऐसे चक्कर काट रहा है तो हमें पता है बच्चों कि इसमें जो बल लगता है वो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, यानी इसमें अभिकेंद्री बल लगता है। ठीक है, तो ये जो अभिकेंद्री बल होता है F बराबर होता क्या बच्चों? mv² अपान r होता है। mv² अपान r ये अभिकेंद्री बल होता है। बट हमको मालूम है कि F बराबर क्या होता है कि जब कोई कण जिसका वेग v हो, चुंबकीय क्षेत्र B में क्यों मतलब उस पर क्यों आवेश है और ये v वेग से गति कर रहा होता है, तो F बराबर होता है qvb बराबर क्या होता है? mv² अपान r। तो बच्चों एक v से एक v तो कैंसिल हो गया। ठीक, अगर यहां से देखेंगे तो भाई बचा क्या है? तो qb बराबर mv अपान r। तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या जब पूछ रहा है बच्चों हम क्या करेंगे? तो r बराबर जब लिखेंगे तो ये mv² मतलब सॉरी mv² नहीं बल्कि mv अपान qb, mv अपान qb हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? तो mv अपान qb, mv अपान qb ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है या फिर इसको 1 नंबर वाले में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहे कण के लिए मतलब उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालिए तो या त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो कुछ भी करे हम ऐसे कर लेंगे। तो फिजिक्स में यही चलता है, कैसे भी घुमाए इधर उधर, किसी में ऑब्जेक्टिव दे देगा, किसी में इसी पे न्यूमेरिकल देगा, किसी में इसी को सिद्ध करने का दे देगा, ऐसे सब करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? इसको अच्छे से समझिएगा, मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है कि जो सदैव आभासी, छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है समतल और अवतल दर्पण। कौन सा होगा बच्चों? तो सदैव छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें? उत्तल दर्पण में बनता है। ये जो होता है ना कि जो वाहन होते हैं उनके मिरर में, ठीक, वाहन के बच्चों जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर जो होता है, ठीक, उसी में, ठीक, जो साइड वाला शीशा होता है कि पीछे का देखने के लिए, तो देखिए वो छोटा जरूर दिखता है लेकिन वो दूर तक का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, और अवतल में तो बच्चों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर क्या होगा। आपके ऑप्शन है π/2, π/4 या फिर π/3 या फिर 0। आपको बताना है बच्चों क्या होगा। देखिए LCR सर्किट की बात करें, LCR सर्किट में बच्चों कह रहा है कि कलांतर होता क्या है, तो कलांतर tan phi बराबर होता है XL माइनस XC अपान R, ये कलांतर होता है। ठीक, ये कलांतर होता है तो tan phi बराबर, एक चीज ध्यान देना बच्चों कि अनुनाद की स्थिति कहा है, अनुनाद की स्थिति में होता क्या है, XL माइनस XC है, तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC हो जाता है, यानी XL बराबर XC होता है, ये अनुनाद की स्थिति में आपको पता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। अगर XL के स्थान पे हम चाहे XC रख दें या XC के स्थान पे चाहे XL, तो ये वैसे भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो 0 हो जाएगा R। तो इस तरह से बच्चों ये हम कह सकते हैं कि कलांतर होगा कितना, 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कलांतर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, याद रखना ये अनुनाद की स्थिति में LCR सर्किट में कलांतर 0 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन है M या फिर बच्चों 1/m या फिर 1/√m या फिर √m, किस पर निर्भर करती है। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि सर पता नहीं कहां से दे दिया था, ये तो एकदम माइंड से एकदम समझ लीजिए कि दिमाग से ये परे है, एकदम आउट ऑफ माइंड हो गया कि दिमाग में ही ये चीज नहीं आता, कैसे करते हैं इसको। देखिए कुछ भी नहीं कहा है भाई, समान गतिज ऊर्जा वाले कह रहा है कि विभिन्न कणों के दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है बच्चों h लैम्डा बराबर h/p, इतना होता है। क्लियर, ये फार्मूला होता है। बट इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, लैम्डा बराबर h/रूट में 2m के लिखते हैं ना, 2m के। लेकिन समान यहां पर गतिज ऊर्जा दे दिया है भाई कि समान गतिज ऊर्जा के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि जो तरंग दैर्ध्य है यहां पर 1/√m के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यानी जो लैम्डा बराबर ये है 1/√m के अनुक्रमानुपाती है। इस हिसाब से भाई विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प देखते हैं तो भाई यहाँ m है, 1/m है, 1/√m है, हाँ यही तो होगा, तो 1/√m। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए ये सब क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देख रहे हैं भाई इसमें क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है ना, बस थोड़ा सा क्या है अपने से माइंड आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक, ये सब का पढ़ा पढ़ाया है बच्चों, सबका सब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हाँ आपके लिए दिक्कत क्रिएट करे, प्रॉब्लम दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक लिखना है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि फोकस दूरी के भाई व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता बोलते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो भाई P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f। लेकिन 1/f कब होता है, जब ये फोकस दूरी बच्चों मीटर में दिया हो। ठीक, अब उसके बाद यहां पर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P बराबर 100/f, तो 100/f भी करते हैं कब, जब f सेंटीमीटर में दिया हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में भाई मतलब 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी जब फोकस दूरी अगर सेमी में दिया रहेगा तो ये निकाल करके हम इसको डायरेक्टली निकालेंगे, भाई मीटर में रहेगा तो इस तरह से। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बराबर 1/f। अब इसका मात्रक पूछ रहा है बच्चों, तो मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो होता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चों, डायोप्टर, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो बच्चों धारा मापी को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है, ये चल कुंडली जो धारा मापी होती है ना, तो धारा मापी को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है तो भाई धारा मापी के साथ, ठीक, धारा मापी के साथ क्या करना होगा, के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध
जोड़ना होगा, उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, धारा मापी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों एक नंबर वाले होंगे। ठीक, जिस तरह से हमने बताया ना कि बहुविकल्पी भी आपके 6 होंगे और एक नंबर वाले यानी अति लघुत्तरी भी ये 6 होंगे, तो 6 6 12 नंबर आपके यही दो, और यही दो आसान होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक, अब उसके बाद भी जो थोड़ा परेशान करते हैं वो 3 नंबर वाले में है। ठीक, जैसे कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है बच्चों, तो डेल्टा बी बराबर होता क्या है, तो ये होता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, आई डेल्टा एल, ठीक, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यही तो हो जाता है क्या, बायो-सेवर्ट का नियम। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का नियम या बायोट-सावर्त बोलते हैं इसी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना है बच्चों। तो भाई क्या संबंध होता है, आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी, ये आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। अब कह रहा है कि इसको प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना है भाई, तो एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ए क्या है बच्चों, तो ये क्या है, क्षेत्रफल है, वी सफिक्स डी यानी वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, और आई क्या है, विद्युत धारा। तो ये सब क्या करना था, तो इनमें जो भी प्रतीक है उन प्रतीकों को लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की उस प्रकाशिक घटना का नाम लिखिए जो कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करती है। तो उस घटना का नाम लिखना है। तो बच्चों जो अनुप्रस्थ, ठीक, तरंगों की भांति कार्य करती है, तो वो कौन सी प्रकाशिक घटना है, तो वो है ध्रुवण। ठीक, क्या है, ध्रुवण, जो प्रकाश का ध्रुवण यही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। भाई बंधन ऊर्जा क्या है, ठीक, बंधन ऊर्जा क्या होता है, तो हमने बताया किसी परमाणु के नाभिक में, ठीक, वह ऊर्जा जो क्या करती है, परस्पर न्यूक्लियनों को बांधे रखती है। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित वह ऊर्जा, नाभिक में उपस्थित वह ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियनों को बांधे रखती है। ठीक, को क्या करती है बच्चों, बांधे रखती है, उससे क्या करते हैं, बांधे रखती है, उससे क्या है, बंधन ऊर्जा कहते हैं, उससे बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, तो नाभिक में उपस्थित वह ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखती है उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो ये खंड बा में बच्चों आपके इस टाइप से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, खंड बा में 6 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यानी 1 नंबर कैरी करेगा, इस तरह से 6 नंबर। अब खंड सा में जो होंगे आपके 4 क्वेश्चन होंगे। खंड सा में कितने, 4 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे बच्चों खंड सा के जो क्वेश्चन होंगे ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर वाला होता है। ठीक, 3 नंबर कह रहे हैं, 2 नंबर वाला होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा इसमें। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10 कूलाम प्रति मीटर। भाई ये वैल्यू, 1 मिनट, यहां पर वैल्यू कितना है, 1 मिनट, यहां पर 10 की घात -8 है बच्चों, 10 की घात -8, ठीक, कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, 2023 में नहीं आया, 22 में आया था। ठीक, उसके पहले भी कई बार पूछा गया है। एक अनंत लंबाई के आवेशित, मतलब एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, बोले तो ये लेमडा का मान है, लेमडा का मान 10 × 10 की घात -8। ठीक है, ये इतना है कूलाम प्रति मीटर।
सेंटी प्रति मीटर ना समझ लेना, कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी की दूरी पर बोले तो आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, अपन निकाल लेते हैं 2 × 10⁻² मीटर। ठीक, दूरी पर, इतने सेमी की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ई का मान। तो एक फार्मूला बच्चों होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ठीक, इसी फार्मूले से इसका निपटारा होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 × 10⁻9। क्लियर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 × लैम्डा मतलब 10 × 10⁻8 अपान कितना बच्चों, R हो जाएगा। R का मान है 2 × 10⁻2 मीटर। ठीक, काट देते हैं ना भाई, जो कटने वाली चीजें हो कट, हाँ 2 से 2 कट गया। तो E बराबर कितना आया, E बराबर देखिएगा 9 × 10⁻, भाई 9 में से 8 घटाएंगे 10⁻, केवल 1 बचेगा, और ये है तो 10⁻, ये 2 हो गया, और गुणे 10⁻, ये -2 ऊपर है तो मतलब नीचे है तो 10⁻, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻ + 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो E बराबर कितना आएगा, 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 5000 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा भाई, फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसमें निकालना है। तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम दिया, किसका मान बच्चों, लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर कितना दे दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अपन मीटर में बदलेंगे तो 5000 × 10⁻10 होगा, है ना, -10 होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर, इसको हम 5 × 10⁻7 मीटर में बदल देंगे। अब देखिए फोटॉन की ऊर्जा पूछा है, तो होता क्या है, E बराबर h न्यू, E बराबर h × न्यू होता है फार्मूला। अब E बराबर h न्यू होता है तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h और न्यू बराबर C/λ, ये हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। E बराबर h का मान 6.6 × 10⁻34। ये क्या है बच्चों, तो ये है प्लांक नियतांक। हालांकि अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके पेपर के सबसे लास्ट वाले पेज पर जितने कांस्टेंट वैल्यू दिए रहेंगे, मतलब उसमें सब क्या है आपको मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल, अपान लैम्डा बोले तो 5 × 10⁻⁷। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 × 18 और 3 × 18 1 19 हो जाएगा, यानी 198। एक अंक के बाद 19.8 × 10⁻, कितना बच्चों, तो 10⁻, ये हो जाएगा, देखिए ये 8 7 15, भाई 7 अगर ऊपर ले जाएंगे 15 हो जाएगा, तो 10⁻-34 × 10⁻, कितना, 15 हो गया, और नीचे बचा कितना है, 5। तो इसको काट देते बच्चों, E बराबर, इसको काट देते भाई, 5 × 15 हो गया। ठीक है, कितना बचा, 4, और यहाँ पे 5 9 45 और 5 6 30, तो 3.96 × 10⁻, ये कितना बचा, तो 10⁻-19। लेकिन ये जूल में आया है, इतना में काम चलने वाला है नहीं बच्चों, ये जूल में आया है। सवाल पे देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान देना कि भाई क्या पूछ रहा है। तो जब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो हम E बराबर क्या करेंगे बच्चों, ये जो चीज होता है जिसे 3.96 × 10⁻-19 आया है, तो इसको करेंगे क्या, 1.6 × 10⁻-19 से, मतलब हम भाग लगा देंगे। ठीक है, कितना लगाएंगे, मतलब भाग लगा देंगे। ठीक, सीधी सी बात। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो कट जाएगा भाई, 19 से ये कट गया। अब इसका ये 1 एकन्नम 1, मतलब हाँ 2 बार जाएगा, 2.4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से जो भी न्यूमेरिकल बनता है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाना। देखिए बच्चों, पहले भी बताया था कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, नाभिकीय विखंडन पूछ रहा है, तो विखंडन क्या होता है, तो हमने बताया था बच्चों कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाए या फिर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं,
तो होता क्या है बच्चों, तो नाभिक जो होता है दो हल्के नाभिकों में क्या है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ही या इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम देखें तो जैसे एक यूरेनियम का नाभिक है, ठीक, एग्जाम्पल इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, यूरेनियम का नाभिक है और प्लस इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जा रही है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जा रही है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। ठीक, जब न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं बच्चों तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन के हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है और प्लस अपार ऊर्जा निकलेगी। तो भाई ये तो कितना है, ये 236 हो गया, लेकिन ये 9 13 3, हाँ, तो ये अब बात करें तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन बाहर और प्लस अपार ऊर्जा निकलती है। तो ये इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल बच्चों हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल अगर नहीं लिखोगे ना, इससे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक, पता चले आप यही लिख रहे हो, नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन हो गया क्या चीज, कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है या बमबारी करते हैं तो वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन में होता क्या, इसका उल्टा, कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के परस्पर क्या होते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन हो जाती है। जैसे सूर्य में होता क्या है, तो भाई सूर्य में जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो मिलकर के हीलियम के नाभिक का निर्माण कर देते हैं। किसमें, नाभिकीय संलयन में। ठीक, समझ में आया, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखना है। ठीक, ये 4 गुण आपको लिखना है। तो भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की बात करें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में पहला, ठीक, पहला क्या होता है बच्चों कि ये अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, ठीक, अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। दूसरा बच्चों, ये प्रकाश के चाल से चलती हैं, प्रकाश के चाल से चलती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, मतलब ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला तीसरा है कि इनके संचरण के लिए यानी इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी निर्वात में भी चल सकती हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। अब उसके बाद जैसे अगला है कि ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक, ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये 4 याद रखना बहुत है। अगर वैसे ज्यादातर तो बच्चों ये अगर 2 नंबर में आएगा 2 ही पूछता है, 3 नंबर वाले में देता है तब आपको 4 देगा या 3 देगा, बट यहां से अगर हम भाई 4 बता दे रहे हैं तो आपका ही फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब देखिए खंड सा के बाद खंड दा, खंड जो दा होगा, खंड दा में अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा, इसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे और यही हमने बताया भी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे इसी खंड में होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर वाला होता है। ठीक, तो इस तरह से आपके बच्चों 30 नंबर के तो यही हो जाएंगे खंड दा में ही। देखिए कह रहा है कि एक ही धातु के, पहला क्वेश्चन है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 है, तथा मतलब 1:2:3 है, मतलब इनमें लंबाइयों का भी अनुपात है, द्रव्यमान दोनों का अनुपात दिया है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, वो अपने को निकालना है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए जब भी इस तरह से लंबाई और द्रव्यमान का अनुपात दिया हो, हमने पहले भी बताया है, आपको अच्छी तरह से बखूबी ये पता होगा। और जब रेजिस्टेंस का अनुपात पूछे, क्योंकि R1:R2:R3 यही पूछ रहा है, तो बच्चों रेशियो निकालना जब भी हो R1, R2, R3 का,
एक चीज ध्यान देना, फार्मूला रट लो कि L1 स्क्वायर अपान M1 रेशियो L2 स्क्वायर अपान M2 रेशियो L3 मतलब L3 स्क्वायर अपान M3। ये फार्मूला अपने माइंड में एकदम छाप लो, ठीक। इसी से हम आराम से निकाल सकते हैं। L1 बोले तो बच्चों लंबाई का पहले है ना, तो भाई 3 का स्क्वायर बटे M1 कितना है 1, अनुपात हो गया L2 यानी 2 का स्क्वायर बटे M2 का मान कितना है 2 है, अनुपात L3 कितना है 1 का स्क्वायर अपान M3 कितना है 3 है, ठीक। इतना हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 9 अनुपात, ये तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 बटे 2, यानी हम इसको डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 बटे 2 का मतलब हम काट देंगे 2 दूना 4, 2 ही आएगा। और अनुपात ये 1:3 है, बट ऐसे काम चलने वाला है नहीं, तो हम करते क्या भाई, अगर हमको नीचे से ये चीज गायब करना है तो हम सबसे इतने से गुणा कर देंगे, यानी 9 गुणे ये 3 होगा और ये 2 गुणे 3 होगा और ये 1/3 है तो गुणे 3 होगा। तो अब तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कितना आ गया, तो ये 27 अनुपात, ठीक, ये 6:1, तो जो रेशियो निकल कर आया 27:6:1, ये क्या हो जाएगा, इनके रेजिस्टेंस का, ठीक, रेशियो हो जाएगा, यानी अनुपात किसका होगा बच्चों, प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला याद रखना। इस फार्मूले पर बच्चों पूछा जाएगा भाई अब किस सेट में आएगा, ये तो कोई नहीं जानता बच्चों, लेकिन हाँ देगा जरूर, इतना याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण से मतलब निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी बच्चे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। देखिए जो भी सवाल में कहा है पहले वो काम करिए, ठीक, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही, तो चलिए बात ठीक है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो। अब देखिए यही बात मिल गई, इसमें बोल रहा है कि जो आपतन कोण है यानी I है, अपवर्तन कोण मतलब R का 2 गुना है। सारी कहानी यहीं पर खत्म। आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो बच्चों अपवर्तन कोण का मान निकालना है। देखिए अभी फार्मूला होता है n बराबर साइन I अपान साइन R, क्लियर। इस फार्मूले से लगाएंगे बच्चों, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से देखिए हम क्या करेंगे, n बराबर साइन I के स्थान पर 2R है तो हम 2R लिख देंगे, अपान साइन R है, ठीक, इतना हो गया। अब देखिएगा बच्चों n बराबर, अब एक फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में। तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन R इंटू कॉस R, क्योंकि यहां R के फॉर्म में है, नीचे हो जाएगा साइन R। तो बच्चों ये R से R कैंसिल हो गया, मतलब साइन R से साइन R कट गया, बचा क्या बच्चों, तो यहां पर n बराबर बचा है 2 cos R, ठीक है, 2 cos R है। अब पूछ क्या रहा है, तो अपवर्तन कोण यानी R का मान पूछ रहा है। जब हम R को सही से लिखेंगे, देखिए यहां देख लेते हैं, जब R बराबर लिखेंगे बच्चों तो यही क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स n/2, यही तो हो जाएगा, क्योंकि R के पदों में जब इसको लिखेंगे भाई, क्योंकि यहां पर क्या है n तो पूछ नहीं रहा अपवर्तनांक पूछता तो यही आंसर हो जाता, बट पूछ रहा है कि अपवर्तन कोण, भाई अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो R अपवर्तन कोण है, I क्या है, आपतन कोण है, तो R बराबर हम जब इसको लिखेंगे भाई ये तो n/2 हो जाएगा, ये इधर आएगा cos इनवर्स, तो R बराबर cos इनवर्स n/2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए, कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होता है। तो देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपने प्रकाश आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ा है, E = mc², आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण
E बराबर mc स्क्वायर पढ़ा है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि E बराबर h इंटू न्यू भी होता है। E बराबर क्या होता है, h न्यू, तो E के स्थान पर हमने h न्यू रख दिया और m इंटू सी स्क्वायर है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना, h इंटू न्यू बराबर भी होता है बच्चों c अपान लेमडा। ठीक, तो न्यू बराबर हम c अपान लेमडा रख देंगे, बराबर ये क्या है, यहां पर है m c स्क्वायर, एक c से एक c कैंसिल, तो ये बचा क्या यहां पर, h अपान लेमडा बच गया, बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा m इंटू, ठीक, m इंटू केवल c बच गया। ठीक है ना। अब उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, जब इसको यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h अपान, ये नीचे आएगा तो mc हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा लेमडा, या फिर हम इसको ऐसे लेमडा बराबर h अपान mc कितना है, तो इसके बराबर p होता है, तो यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। या इसको और एक पदों में लिखना चाहेंगे तो लेमडा बराबर इसी को h अपान यहां पर mv के फॉर्म में भी लिखा जाता है बच्चों, mv, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर ये ना पूछेगा तो आगे कह देगा कि लेमडा बराबर h अपान बोलेगा रूट में 2m सिद्ध कीजिए, तो ये भी तो हो जाएगा। तो लेमडा बराबर यहां पे p बराबर क्या होता है, रूट में 2m, ये भी प्रूव हम करवाए हैं। तो मतलब इस तरीके से क्या है, इसको मतलब सिद्ध कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहीं तक लिख देंगे, बहुत है, ये सब करने की जरूरत ना है बच्चों। ये तो हम बता रहे हैं कि अगर दे दिया ऐसे कि सिद्ध कीजिए कि डे ब्रोगली तरंग दैट लेमडा बराबर h अपान mv होता है, या कहेगा इतना होता है, तो आप बस इतना करने के बाद बस लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करना बस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी क्या है, प्रकृति ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, लेंस कौन सा है, उत्तल, तो भाई f तो का मान तो कितना हो गया, 20 प्लस में। ठीक है, अब उसके बाद 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी है वस्तु, तो u का मान तो माइनस में ही होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, माइनस का 30 सेंटीमीटर। 2 सेमी लंबी एक वस्तु भी रखी है, तो o का मान कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज i का मान पूछ रहा है, और इसकी प्रकृति, ठीक है, मतलब ये बताना है वास्तविक उल्टा सीधा कैसा बन रहा है, वो चीज बताना, प्रकृति में वही होता है। ठीक, अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u, क्योंकि है बच्चों लेंस। अब लेंस के लिए फार्मूला तो यही होता है, ठीक है, लेंस का फार्मूला यही होता है, तो 1 अपान f बराबर 1 अपान, ठीक, अब एक मिनट यहां से पक्षांतर कर लेते हैं डायरेक्टली फार्मूला, तो 1 अपान v बराबर जब करेंगे ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपान f प्लस 1 अपान u, ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो 1 अपान v बराबर 1 अपान f का मान 20 है प्लस 1 अपान u का मान माइनस का 30 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपान v बराबर एलसीएम लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा भाई 60, एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, और उसके बाद 30 दूना 60, तो माइनस का ये 2 हो गया। ठीक है, कितना, 30 दूना 60, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो 1 अपान v बराबर 1/60। ठीक, इस तरह से v बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये तो v, अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछता तो ये आंसर हो जाता, बट बोल रहा है कि भाई प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है, तो i अपान o बराबर v अपान u, माइनस का v अपान u कब रखते हैं, जब दर्पण होता है, लेंस में हमने बताया था प्लस होता है। तो i का मान पूछ रहा है, o का मान भाई 2 सेमी लंबी वस्तु है, v का मान कितना है, 60 है, u का मान कितना है, तो भाई u का मान माइनस 30 है, तो भाई 30 दूना 60 हो गया। i का मान कितना आया बच्चों, तो i बराबर आ गया -4 सेंटीमीटर। अब माइनस में है तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है भाई, वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, वास्तविक बन रहा है। ठीक, आभासी और सीधा कब बनता, जब यहां पर पॉजिटिव में आंसर आता, यानी धनात्मक होता, प्लस में जब आंसर आता तो ये समझिएगा क्या बनता, आभासी, बट यहां पर माइनस में आ रहा है 4, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या है, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर है। देखिए अर्धचालक किसे कहते हैं बच्चों, तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम लेकिन कुचालक से अधिक हो। जैसे भाई चालक है और एक तरफ कुचालक है, तो भाई क्या है, कह रहा कि जिसकी चालकता चालक से यानी इसके बीच वाला जो पदार्थ होता है वही कहलाता है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब क्या होता है बच्चों, इनकी चालकता चालक से कम होती है बल्कि कुचालक से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, तो भाई ये चालक और कुचालक के बीच वाले होते हैं, चालक से चालकता इनकी कम होती है और कुचालक से ज्यादा होती है, तो ये कहलाते हैं अर्धचालक। ठीक, अब अर्धचालक में भाई नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर पूछा है। देखिए नैज अर्धचालक क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नैज अर्धचालक मतलब, नैज का मतलब शुद्ध अर्धचालक, वे अर्धचालक जिनमें कोई भी अपद्रव्य बाहर से नहीं मिलाया जाता है, यानी प्योर अपने आप में ही होते हैं, शुद्ध होते हैं, उसको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं या नैज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, तो ऐसे अर्धचालक जिनमें चालकता का गुण लाने के लिए कोई बाहर से अपद्रव्य मिलाया जाता है, उसे बोलते हैं मतलब बाह्य अर्धचालक। क्लियर हो गया, तो ये चीज होता है। अब कह रहा कि अंतर, तो अंतर यही होगा कि बच्चों इसमें क्या है, इसमें कोई पदार्थ नहीं मिलाते हैं, इसमें क्या है, इसमें पदार्थ जैसे त्रिसंयोजी और उसके बाद 5 संयोजी तत्व को मिलाते हैं ना, कि एन टाइप पी टाइप पढ़ा है, तो इसमें 3 संयोजकता वाले तत्व 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाकर बनाते हैं। दूसरा यह है कि नैज अर्धचालक की बात करें तो नैज जो अर्धचालक होता है इनका व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, जबकि ये बाह्य जो अर्धचालक होते हैं इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है, ट्रांजिस्टर है, ठीक, और उसके बाद जैसे होता है ना कि बहुत सारे मतलब जैसे टेलीविजन है, जितने दूर संचार वाले साधन होते हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बच्चों आपका खंड दामे 4 के अंतर्गत ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी तरह से आपके 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला है कि भाई पोलराइड किसे कहते हैं। पोलराइड क्या है, तो देखिए पोलराइड का मतलब एक प्रकार की ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक, जिसमें देखा होगा कि ठंड के समय में देखा होगा कोहरे को भेदने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। ये पीली वाली पन्नी लगाते हैं बहुत लोग, तो ऐसे पूरा पोलराइड ही लगवा लेते हैं, तो वो पोलराइड होता है और इसकी क्रिया विधि को भी हमने अच्छे से समझाया है। ठीक, तो पोलराइड क्या है और इसके द्वारा वही चीज समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया विधि को आपको समझाना है। और दूसरा क्वेश्चन की अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक लिखना है तथा इसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक कई बार बता चुके हैं, दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है कि एक ही कुंडली के अंदर क्या होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है, जबकि अन्योन प्रेरण में होता है क्या है, पास पास रखी 2 कुंडलियों में अगर एक में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में अपने आप क्या होता है, उसके कारण धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी खरबूजा देखकर खरबूजे को ही मतलब खरबूजे को देख करके रंग बदल लेता है। ठीक है, ये चीज होता है, तो ये पूरा अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी, यानी जो आपका फार्मूला है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 का व्यंजक। ठीक है, ये भी क्या है 2023 में नहीं पूछा गया है, इसलिए संभावना है कि 24 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है भाई, हमें वैल्यू केवल एक दिखाई पड़ रहा है 500 वोल्ट है और पूछ लिया कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो अगर हम देखें तो हमको एक फार्मूला एक पता है कि P बराबर रूट में 2mk, ये फार्मूला अभी इसके पहले ही बात किया इसके बारे में भाई। ठीक, तो ये एक फार्मूला होता है P बराबर रूट में 2mk, बट K बराबर भी होता है बच्चों E इंटू V, है ना, तभी तो काम होगा विभवांतर, ये भी होता है। और एक चीज P बराबर m इंटू V भी होता है, P बराबर m इंटू V, क्योंकि संवेग बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये भी होता है। तो भाई P के स्थान पर हम mv रख देंगे और बराबर रूट में ये चीज हो जाएगा 2m और k के स्थान पे E इंटू V। जब ये रख देंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पर ध्यान देना, ये वाला V
v है, वेग वाला, ठीक, और ये वाला विभवांतर वाला v है कैपिटल में, ठीक है। तो वेग पूछ रहा है तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ये हो जाएगा बच्चों रूट में 2mEv, ठीक, और अपान कितना हो जाएगा ये m, बस इतना हो जाएगा, ठीक। इसी पर डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हैं। E क्या है तो भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और V क्या है तो भाई ये वेग, मतलब V क्या है कैपिटल वाले, ये जो V है तो ये तो विभवांतर है, तो ये 500 वोल्ट दे ही रखा है। नीचे M क्या है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी, ठीक है ना, इतना याद रखना। तो इस तरह से मतलब हम इस फार्मूले की मदद से क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आएगा हर सेट में जो आपको उलझा सकता है। अगर भी आपने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया तब तो ठीक है, अगर पता चले यहां तक सोचने की क्षमता ही नहीं है कि कहां से आएगा कैसे आएगा, तो आप बैठे रहोगे, फिर करोगे क्या, कोई रास्ता ही नहीं होगा आपके सामने कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी की दूरी पर हैं, प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में बह रही है, तो एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी 150 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल की क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, इसमें भी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। सबसे पहले क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर बी बराबर फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/r, ये फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/r। यहां से निकल जाएगा क्या चीज, b का मान, तो b का मान जो होगा वो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब μ0/2 पाई का मान अगर नहीं पता है तो भाई इसका मान क्या होता है, तो 2 × 10⁻⁻7, ये मान रख करके आप बच्चों I का मान क्या है 80 एम्पीयर दिया है, R का मान कितना है 40 सेमी दिया है, तो 40 × 10⁻2 मीटर बदल लेंगे। अब जब ये निकाल लेंगे भाई तो एक फार्मूला कौन सा लगेगा, कह रहा है कि इसकी 150 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है, तो F बराबर क्या होता है IBL साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा जिसको बोलते हैं भाई, या IBL साइन थीटा। तो इस फार्मूले से क्या करेंगे बच्चों, हम निकाल पाएंगे बल, क्योंकि I का मान तो ये है, B का मान आपको यहां से निकल जाएगा, L का मान दिया है 150 सेमी है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे पहले, फिर उसके बाद साइन थीटा, तो थीटा दिया है किसमें भाई, समान दिशा में बह रही, यानी क्या है, यानी 90 डिग्री यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अभिलंबवत है तार, तो यहां पर ये 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इस फार्मूले की मदद से ये दो फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे और इसकी मदद से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड या जो होगा बच्चों, इसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 20 नंबर के, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि बच्चों ये जो खंड आ होगा इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर वाला होगा, और 5 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन होंगे। बट आपके लिए भाई राहत वाली बात यह है कि आपके पास इसमें ऑप्शन होते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, सब में 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। बट इसमें बच्चों आपके पास विकल्प होता है, इसलिए इसमें टेंशन ज्यादा लेना है नहीं। जैसे क्या है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना करना है, और इसके आधार पर क्या है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है, मतलब जो 1/2 mv मैक्सिमम होता है ना, v मैक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, इसका डेरिवेशन करना है, यानी इसकी स्थापना करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे भाई मान लेते हैं ये नहीं करना है, अथवा में जैसे खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए खगोलीय है और परावर्ती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 3 है। तीनों में आपका जो किरण आरेख है बच्चों, वो एक बार देख लेना बस। किरण आरेख कैसे बनाते हैं, कभी कभार पूछा जाता है, कभी कभार नहीं पूछा जाता है। यूं समझिए कि अगर 5 मतलब 7 सेट बन रहे हैं तो 7 में 1-2 में देता है, भी अदर में नहीं देता है। अब भाई उसकी वजह से तो हमें छोड़ना तो पड़ेगा नहीं। अब किस में आ जाए, कौन सा सेट आपको मिल जाए,
कोई नहीं जानता, इसलिए देखना तो पड़ेगा। ठीक, अब भी वक्त है, एक बार देख लेना। और जैसे साथ में क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। जैसे ट्रांसफार्मर पूछ लिया, किसी में और पूछ लेगा कि एलसीआर सर्किट के बारे में पूछ लेगा बच्चों। जैसे इसमें तो ट्रांसफार्मर पूछ लिया, किसी में एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा का पूछ लेगा सूत्र, प्रतिबाधा और कलांतर के लिए। ठीक, प्रतिबाधा और कलांतर के लिए फार्मूला पूछ लेगा, प्रतिबाधा और कलांतर। निगमन वाले में वीडियो भी पड़ी है, देख लेना बच्चों, इतना आसान बताया है ना कि भाई एक बार देखोगे छप जाएगा माइंड में। अथवा में जैसे आपके पास ऑप्शन है कि भाई वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए, यानी किरचॉफ के जो दो नियम है ना, पहला कौन सा बच्चों, तो पहला धारा का नियम है या संधि का नियम, दूसरा क्या है वोल्टता नियम या बंद पास का नियम, दोनों नियम का व्याख्या करना है। ठीक, तो दोनों नियम आप अच्छी तरह से भैया आपको पता होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जैसे 8 में देखिए, इसमें दिया है कि भाई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या करना है, व्याख्या करना है और तथा इसकी कमियों का भी उल्लेख करना है। वैसे ये 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन भाई आपका ये क्या है, मॉडल है, समझिएगा कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन मतलब इस तरह से पेपर बनेगा। अथवा में जैसे दे दिया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 10 हेनरी का एक स्वप्रेरकत्व, 20 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र, 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी मतलब बद्ध है या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन्हें V बराबर 200 sin 100 t की सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए। ये तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, 100 में 100% बनेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर वाला बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, इसमें जो देखिए ये परिपथ दिया, ऐसे दे सकता है, बाकी ऐसे देगा तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। भाई ये हेनरी दे दिया है, ठीक, ये आपका संधारित्र दे दिया है, ये रेजिस्टेंस दे दिया है, ऐसे देगा और उसके बाद यहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो ऐसे देगा तो स्टूडेंट इजिली समझ जाएंगे। ठीक, मतलब ये वही चीज है बच्चों, इसमें कितना दिया है तो भाई 10 हेनरी है, L बराबर, उसके बाद ये आपका दिया है C बराबर 20 माइक्रोफैराड दिया है। ठीक, अब उसके बाद आपका R बराबर कितना दिया है तो 500 ओम दे दिया है, R बराबर, तो ये तीनों दे दिया है। उसके बाद आपका वोल्टता समीकरण दे दिया है V बराबर 200 sin 100 t। अब तो आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर निकालना क्या है, देखिएगा निकालना क्या है, पहला है प्रेरकी प्रतिघात यानी XL का मान निकालना। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L, है ना। अब ओमेगा क्या है तो भाई ओमेगा यही तो है 100, ठीक है, ओमेगा 100 है और L का मान तो ये है। XL हो गया, XC धारती प्रतिघात निकालना है तो XC बराबर क्या होता है 1 ओमेगा इंटू C होता है, तो यहां से धारती प्रतिघात निकालेंगे हम। तीसरा कह रहा है कि प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा के लिए बच्चों क्या होता है, Z बराबर क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद शक्ति गुणांक तो भाई होता क्या है कि cos फाई बराबर R अपान Z, शक्ति गुणांक यहां से निकाल पाएंगे आराम से। R का मान भी है, C का मान भी है, L का मान। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो पहले C माइक्रोफैराड में है पहले फैराड में कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी 20 माइक्रो है तो इसको 20 गुणे 10 के घात -6 में पहले कन्वर्ट कर लेना, तब जाकर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार बता चुके हैं, वीडियो है प्लेलिस्ट में, अगर देखना चाहोगे तो LCR सर्किट वाला, आप न्यूमेरिकल वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, दूसरा या तीसरा ऐसा है, उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, और धारा और वोल्टता के बीच कलांतर पूछा है तो tan फाई बराबर क्या होता है XL माइनस XC अपान R, तो यहां से क्या निकल जाएगा कलांतर। तो इस तरीके से बच्चों इसमें क्या है वैल्यू आपको क्या है निकाल लेना है। अब इसमें एक चीज और पूछता है कि धारा का शिखर मान, तो शिखर मान की जब जरूरत होती है तो I नॉट बराबर ये होता है V नॉट अपान Z, तो धारा का शिखर मान, इससे शिखर मान निकल आता है। बाकी ये इस तरह से आपका दिया रहेगा। ठीक, न्यूमेरिकल में जब उसमें आएगा आपके पेपर में तो ये परिपथ बना रहेगा, तो भाई किसी में नहीं बना रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। चलिए अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका लास्ट वाले चैप्टर से एक आध क्वेश्चन होगा कि जैसे पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी, क्योंकि इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बाकी 3 नंबर वाले में आपका पूछा जा सकता है कि अग्रदिशिक या पश्च दिशिक, 5 नंबर में भी पूछ सकता है ये।
तो इसको कह रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। और कह रहा है कि सरल परिपथ बना करके इसकी क्रिया विधि को समझाना है। अथवा में दिया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करना है, ठीक। या फिर हमने बताया कि इस पीछे के चैप्टर में एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप हो सकता है, ठीक है। आपका मतलब इस टाइप के हो सकते हैं, और आगे के भी चैप्टर से न्यूमेरिकल दे सकता है या फिर डेरिवेशन बच्चों जिसमें बताया था कल। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट फिजिक्स का पैकेज होगा, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा। हमारी बस यही विशेष है कि हमारे प्यारे रसगुल्ले अच्छे से एग्जाम में जाएं बढ़िया तरीके से। जैसे ऑल सब्जेक्ट में आपने पिछले सारे सब्जेक्ट को फोड़ा है, उसी तरह फिजिक्स में भी। फिजिक्स में नर्वस थोड़ा बच्चे हो जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है बच्चों। अगर आप टेंशन लेकर जाओगे माइंड में ना, तो तब तो एकदम यकीनन दावे के साथ कह रहा हूं कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर फ्री माइंड से जाते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर बढ़िया होगा, ठीक। हमने बोला ना कि जीत और हार सिर्फ आपके सोच पर निर्भर करती है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अरे क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन छोड़ जाएंगे, क्या होगा। अब इससे थोड़ी ना आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा या फिर आप एकदम बेकार हो जाओगे, ठीक। ये तो एक टेस्ट है, यूं समझिए कि साल भर जो आपने पढ़ा उसका एक छोटा सा टेस्ट है, ठीक। इसलिए पैनिक नहीं होना है, जमकर मेहनत करना है। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।